Very good morning to all of you. First of all the best for third monthly exam. हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक आधार। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको जब भी समय मिले एग्ज़ाम के बाद आप इस वीडियो को खोलकर आप देख सकती हैं। ठीक है, आपको जब भी समय मिलेगा आपके एग्ज़ाम के बाद आप इस वीडियो को खोलकर देख लीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक आधार लेसन थर्ड। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग प्रेरक के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। मोटिव जिसको कहा जाता है अभिप्रेरणा, तो इसका अर्थ है वो परिभाषा। देखिए, प्रेरक एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी आपको अंदर से किसी भी कार्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक ना, इसी को मोटिव कहा जाता है। व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होता है जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसी में हम लोग प्रेरक के विषय में पढ़ना है। देखिए, एक यहाँ पे परिभाषा दी गई है, यंग की परिभाषा। प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को कहते हैं जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति देखिए प्रेरित कहाँ से होता है? अपने अंदर से होता है। ठीक ना, इसलिए इसको आंतरिक स्थिति से माना गया है कि व्यक्ति जो प्रेरित होता है वो अंदर से प्रेरित होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जब वो प्रेरित होगा तभी वो किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेगा। लक्ष्य अपना जो वो लक्ष्य निर्धारित किया है वो प्रेरणा के माध्यम से ही उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, एक निश्चित लक्ष्य को। इसी तरह से दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ की। प्रेरक व्यक्ति की वह अवस्था है जो उसे एक विशेष व्यवहार करने के लिए तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक ना, ये देखिए, करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित। ठीक है, यानी वुडवर्थ ने भी यही कहा है कि प्रेरक वह अवस्था है जिससे व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक ना, और जो उसने कुछ भी लक्ष्य अपना निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है, यानी कि उसको प्रेरणा मिलती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की, क्रिया करने की। जैसे देखिए कुछ बच्चे होते हैं एग्ज़ाम के टाइम वो नया एग्ज़ाम के समय ही वो पढ़ते हैं। ठीक ना, लगातार कई घंटे पढ़ लेते हैं, यानी उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि परीक्षा में उन्हें अच्छे अंकों से पास होना है, इसलिए वो एग्ज़ाम के समय कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये अंदर से फीलिंग आती है कि उन्हें मेहनत करना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से वो पास हो सके। इसी प्रेरणा के द्वारा वो अपनी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। इसी तरह से एक गिलफोर्ड की परिभाषा है। वो कहते हैं कि प्रेरणा जो है या प्रेरक एक विशेष आंतरिक और मानसिक अवस्था है। वहाँ पे इन्होंने आंतरिक के साथ मानसिक अवस्था को भी जोड़ दिया है, यानी व्यक्ति सिर्फ अंदर से ही नहीं, शरीर से ही नहीं, ठीक ना, आंतरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रेरित होना चाहिए, तभी वो किसी काम को कर पाएगा। यदि वो करने की चाह रखता है तो उसको मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होना होगा और आंतरिक रूप से, दोनों से वो यदि मजबूत होगा तभी वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो प्रेरक
गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरक जो है व्यक्ति की मानसिक और आंतरिक दोनों अवस्था है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, एक तरह से दिशा निर्देशित करता है। तो ये सब जो दिशा निर्देशित करने का काम किसी न किसी प्रेरक की वजह से ही होता है, ठीक ना। तभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस कार्य को करने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से ये है आपके प्रेरक का अर्थ और कुछ परिभाषाएं, और भी इसके अलावा मैकडूगल की परिभाषा है, ठीक ना। तो इन लोगों की परिभाषा आप देख लीजिएगा। तो इसमें कुल मिला के यही है कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो सब व्यवहार जो है वो किसी न किसी प्रेरक के कारण ही करता है। प्रेरणा का ही परिणाम होता है उसका व्यवहार करना, किसी भी तरीके का वो जो व्यवहार करता है उसके व्यवहार के पीछे कुछ न कुछ प्रेरक तत्व कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो भी वो व्यवहार करता है, यानी कि उसको, जैसे मैंने बताया था कि बच्चे को भूख लगती है तो वो कैसा व्यवहार करेगा। एक ऐसा बच्चा जो बोलता ना हो, शिशु हो, यदि उसको भूख लगती है तो क्या व्यवहार करेगा, रोएगा। उसके पीछे लक्ष्य क्या है, उसकी भूख मिटाना। उसका है कि यदि हम रोएंगे तो हमको दूध पिलाया जाएगा, उसकी भूख मिटेगी। तो वो किस चीज़ से प्रेरित है, भूख से प्रेरित है, और इसके लिए वो व्यवहार कौन सा करेगा, रोने का करेगा। ऐसे मान लीजिए दुबला पतला व्यक्ति है, ठीक ना, और जब वो क्रोध आता है, आएगा उसको, दुबले पतले व्यक्ति को भी जब क्रोध आता है तो वो किसी के बस में नहीं रहता, वो शक्तिशाली हो जाता है। तो प्रेरणा, इसमें प्रेरक तत्व क्या है, क्रोध। क्रोध के कारण वो थोड़ा सा अलग तरीके का व्यवहार करता है, जिससे वो किसी के काबू में नहीं आ पाता है। तो इसी तरह से हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ व्यवहार करता है, और उस व्यवहार के पीछे कोई न कोई मोटिव होता है, कोई न कोई प्रेरणा होती है, जिससे कि वो कार्य करने के लिए अग्रसारित होता है या कार्य करने के लिए निर्देशित होता है, ठीक है। तो हर व्यवहार के पीछे एक मोटिव होता है, और यही मोटिव जो है उसके कार्य में दिखाई देता है। देखिए, प्रेरक की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक ना, जिससे कि व्यक्ति जो है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। इसमें सबसे पहले है अधिक शक्ति का संचालन। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि परीक्षा से पहले बच्चा जो है ज़्यादा नहीं पढ़ता है, ठीक ना, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा करीब आती है वैसे वैसे वो अधिक घंटे पढ़ने लगता है। मान लीजिए लगातार वो 3-3, 4-4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है, तो अब उसकी शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई ना। कार्य करने की प्रेरणा की वजह से एग्ज़ाम में अच्छे अंकों के पास करने के कारण उसकी शक्ति जो है पढ़ने की बढ़ गई, और वो अधिक घंटे पढ़ने लगता है, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा नंबर ले आए। इसी तरह से मैंने एक उदाहरण बताया था आपको अभी कि एक दुबला पतला व्यक्ति यदि क्रोधित हो जाता है तो और अधिक शक्ति के साथ अपने क्रोध को प्रकट करता है और किसी के काबू में नहीं आता है। वो बहुत उस समय मजबूत हो जाता है, बलशाली हो जाता है, चाहे वो कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, ठीक ना। तो ये सब कैसे होता है, प्रेरणा की वजह से, प्रेरक तत्वों की वजह से, जिससे कि वो अधिक शक्ति का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह से दूसरा है परिवर्तनशीलता। मतलब व्यक्ति जो भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवहार करता है तो उसका एक समान व्यवहार नहीं होता है। वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई तरह के प्रयोग करता है, ठीक ना।
उसके व्यवहार में हमेशा परिवर्तनशीलता आती रहती है, ताकि किसी न किसी तरह से जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो इसमें जो व्यवहार में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। कभी पूरे मनोवेग से वो प्रयत्न करता है, कभी थोड़ा क्षीण हो जाता है, फिर कभी उससे दुगने मनोवेग से प्रयत्न करता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। जैसे परीक्षा में आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम में अच्छे अंक, अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चा जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो हर तरह का प्रयास करता है और उसके प्रयास जो है परिवर्तन होते रहते हैं। फोर्सफुली प्रयास करता है ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स के साथ पास हो सके। तो हमेशा उसके व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इसी तरह से निरंतरता। निरंतरता का तात्पर्य है कि व्यवहार या जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जब तक हम उसको प्राप्त न कर ले, निरंतर वो क्या करता है, प्रयास करता रहता है। प्रेरणा क्या है कि हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारा जो मोटिव है, जो हमारा गोल है, उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। प्रेरणा यही है जिसके कारण वो निरंतर प्रयास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर प्रयास करता है और उसके व्यवहार में निरंतरता बनी रहती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जैसे एक मान लीजिए उदाहरण हम दे सकते हैं इसमें निरंतरता में कि देखिए, ये निरंतरता जो होती है वो दीर्घकालीन भी हो सकती है, अल्पकालीन भी हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ठीक ना, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब कि कम समय में ही उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या लंबे समय तक मेहनत करने के बाद उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और तब तक वो करता रहेगा जब तक कि व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तो उसके व्यवहार में ये निरंतरता हमेशा दिखाई देती है। अब है लक्ष्य चयनता। चयनता का तात्पर्य है सेलेक्ट करना, किस चीज़ को, जिस चीज़ की आवश्यकता उसको है, वो उस चीज़ को अनुभव करता है कि वो जो मतलब आवश्यक वस्तु का या ऐसी चीज़ का वो चयन करता है कि जिसको वो उसको प्राप्त करना जरूरी है। तो वो ऐसी चीज़ों को लक्ष्य बनाता है और फिर उसमें वो चयन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को किस प्रकार से, कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है, किस आवश्यकता का, जैसे भूख लगती है या फिर निरंतरता में भी भूख खाने भोजन के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है ताकि 2 वक्त की उसको रोटी मिल सके। आप रिक्शे वाले को देखिए, आप ठेले वाले को देखिए, आप जो आपके आसपास लोग, छोटे छोटे लोग काम करते हैं उनको देखिए, वो किस लिए कार्य करते हैं, अपने भोजन के लिए कार्य करते हैं। उनके और कुछ ज़्यादा नीड्स नहीं होते हैं, ठीक ना, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन जो आवश्यक आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, तन पे रहे, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं ताकि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी तरह से चयन भी है, व्यवहारों का वो चयन करते हैं कि किस आवश्यकता को हमको पहले पूरा करना है। उसी तरह से वो चयन करके उस प्रकार के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। फिर है लक्ष्य प्राप्त करने की व्याकुलता। हर एक व्यक्ति को वो व्याकुल होता है कि किस प्रकार से वो अपना लक्ष्य प्राप्त करे, ठीक ना, किस प्रकार से वो अपना लक्ष्य प्राप्त करे। तो इसके लिए व्याकुल होता है और निरंतर प्रयास करता है उस व्याकुलता को शांत करने के लिए। व्याकुलता शांत कब होगी, जब उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके लिए वो ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसे कार्य करेगा, प्रयास करेगा जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। और उसके बाद
जब वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो उसकी व्याकुलता जो है वो समाप्त हो जाती है। मान लीजिए पढ़ाई में हम अच्छे अंक प्राप्त कर लिए तो हमारी व्याकुलता समाप्त हो गई, हमारी मेहनत सफल हो गई और हम क्या करते हैं, फिर एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये सब जो है विशेषता, ये सब प्रेरणा का कार्य करती है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन, निरंतरता, चयनता, शक्ति का संचालन, व्याकुलता, ये सब जो है प्रेरणा का कार्य करती है। ठीक ना, ये अधिक शक्ति का संचालन, ये सब जो है हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको मोटिवेशन देती है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी तरह से इसमें और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेरक का वर्गीकरण है। कई लोगों ने वुडवर्ड की परिभाषा पढ़े, हम लोग गिलफोर्ड की परिभाषा पढ़े ना, यंग की परिभाषा पढ़े। इन लोगों ने प्रेरक को वर्गीकृत भी किया है, तो इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए प्रेरणा, जैसे आपका अभी थर्ड मंथली एग्ज़ाम चल रहा है तो आप किस चीज़ से प्रेरित हैं? थर्ड मंथली एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक ना, आपका व्यवहार क्या है? आप चाहती हैं कि हम अपने क्लास में अव्वल आए, फर्स्ट आए। इसके लिए आप लगातार परिश्रम करती जा रही हैं। लक्ष्य क्या है? थर्ड मंथली एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना। ठीक ना, तो ये प्रेरणा जो है या प्रेरक जो है या मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं होगी, कोई मोटिव नहीं होगी, तो हमारा व्यवहार जो है बिल्कुल नीरस होगा, बिल्कुल बोरिंग होगा। हम बिना लक्ष्य के कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको जब भी वक्त मिले आप इस वीडियो को देखिए और यदि इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए। ओके, धन्यवाद।